नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम करेंगे लेसन नंबर 6 पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो 1971 की बात जो राजनीति कैसी रही थी उसके बारे में करेंगे बात। तो 25 जून 1975 से अगले 18 महीनों तक अनुच्छेद 352 के तहत पूरे भारत में आंतरिक अशांति के तहत आपातकाल लागू कर दिया गया। आपातकाल में देश की अखंडता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समस्त शक्तियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में प्राप्त हो जाती है। आपातकाल के प्रमुख कारण, पहला आर्थिक कारण, दूसरा छात्र आंदोलन, तीसरा नक्सली आंदोलन, चौथी जेल हड़तालें, पांचवा न्यायपालिका के संघर्ष इत्यादि। तो पहले करते हैं बात आर्थिक कारणों के बारे में कि गरीबी हटाओ का नारा कुछ खास कमाल नहीं कर पाया था। बांग्लादेश के संकट के कारण इंडिया की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ गया था। अमेरिका ने भारत को मिलने वाली प्रत्येक प्रकार की सहायता बंद कर दी थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने से अलग अलग वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ चुकी थी। उद्योग विकास की दरें कम हो गई थी। शहरों और गांवों में बेरोजगारी बढ़ चुकी थी और सरकार ने खर्चे कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी रोक दिया था। फिर है छात्र आंदोलन। छात्र आंदोलन गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें और उच्च पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जनवरी 1974 में आंदोलन शुरू किया था। मार्च 1974 में बढ़ती हुई कीमतें, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। जयप्रकाश नारायण की भूमिका। जयप्रकाश नारायण जेपी, इन्होंने इस आंदोलन को करना स्वीकार किया। उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए दो शर्तों पर स्वीकार किया। पहला, आंदोलन में किसी प्रकार की हिंसा नहीं की जाएगी। दूसरा, ये आंदोलन बिहार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे देश में इस आंदोलन को किया जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति द्वारा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की बात भी की थी। जेपी ने भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी जिसे गैर कांग्रेस दलों के समर्थन से संसद मार्च का नेतृत्व भी किया था। इसी को संपूर्ण क्रांति भी कहते हैं। इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने प्रति व्यक्तिगत विरोध के रूप में बताया था। इंदिरा गांधी मान रही थी कि यह विरोध कोई पार्टी का नहीं है बल्कि उनके खिलाफ विरोध किया जा रहा है। अब करते बात राम मनोहर लोहिया की। जन्म हुआ 23 मार्च 1910 को 1910 को, मृत्यु हुई 12 अक्टूबर 1967 को। इनके विचारधारा कौन सी है? समाजवादी है, समाजवाद चिंतक है, गांधीवाद है। राम मनोहर लोहिया और समाजवाद। राम मनोहर लोहिया ने 5 प्रकार की असमानताओं को चिन्हित किया है जिसमें से एक साथ लड़ने की आवश्यकता है। इस सूची में उनके द्वारा 2 और क्रांतियों को भी जोड़ा गया है। ये 7 क्रांतियां कुछ इस प्रकार से: पहला, स्त्री और पुरुष के बीच असमानता। दूसरा, त्वचा के रंग के आधार पर असमानताएं। तीसरा, जाति के आधार पर असमानताएं। चौथा है कुछ देशों द्वारा दूसरे देशों पर कब्जा करना, उपनिवेश बनाना। पांचवा है आर्थिक असमानता। छठा है नागरिकों के अधिकारों के लिए क्रांति, निजी जीवन में अन्यायपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ, सत्याग्रह के पक्ष में हथियारों को त्यागना, अहिंसा के मार्ग का अनुसरण या पालन करना, ये क्रांति। ये 7 क्रांतियाँ या सप्त क्रांतियाँ लोहिया के लिए समाजवाद का आदर्श रूप थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जन्म हुआ 25 सितंबर 1916 को, मृत्यु हुई 11 फरवरी 1968 को। पेशा दार्शनिक थे, समाजशास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे और राजनीतिज्ञ थे। उनकी पार्टी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक से उनका जुड़ाव था। दीनदयाल उपाध्याय और एकात्म मानववाद, ये सनातन और हिंदुत्व की विचारधारा को महत्वपूर्ण माना करते थे। इनके अनुसार मनुष्य विकास का केंद्र होता है। व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं के बीच समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक मानव के लिए गरिमा में जीवन तय करना, इसी को एकात्मक मानववाद का उद्देश्य माना गया है। एकात्मक मानववाद के अनुसार प्रकृति संसाधनों का उपयोग सही ढंग से किया जाना चाहिए, उचित रूप से किया जाना चाहिए, जिससे इन संसाधनों को दोबारा से प्राप्त कर सके। एकात्मक
एकात्मक मानववाद के दर्शन 3 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है समग्र प्रधानता, दूसरा है धर्म की स्वायत्तता, तीसरा है समाज की स्वायत्तता। नक्सली आंदोलन, इस अवधि में संसद राजनीति में विश्वास नहीं रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता भी बढ़ चुकी थी। इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए हथियारों और राज्य विरोध तरीकों का सहारा लिया। 1967 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के अंदर कुछ हिंसक विद्रोही हुए, उन्हें नक्सली आंदोलन के रूप में जानते हैं। 1969 में चारू मजूमदार के नेतृत्व में CPI मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी का निर्माण हुआ। इस पार्टी ने क्रांति के लिए गुरिल्ला युद्ध करना आरंभ कर दिया। नक्सलियों ने अमीरों भूस्वामियों से बलपूर्वक जमीन छीन ली और गरीब और भूमिहीन लोगों को बांट दी। वर्तमान में 9 राज्यों में 100 से अधिक पिछड़े आदिवासी जिलों में नक्सलीवाद हिंसा जारी है। इनकी मांगे क्या है? ये लोग अपनी उपजों में हिस्सा मांगते हैं, पट्टों की अवधि मानते हैं, उचित मजदूरी, ये इनका हक है तो ये मांग रहे हैं। जबरन मजदूरी, बाहरी लोगों द्वारा संसाधन का दोहन, सूदखोरों द्वारा इनसे शोषण जो हो रहा है वो मुक्ति चाहते हैं। रेल हड़ताल, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय समिति ने रेलवे कर्मचारियों की सेवा और बोनस आदि मुद्दों को लेकर 1974 में हड़ताल को आरंभ कर दिया। सरकार में हड़ताल को असंवैधानिक घोषित कर दिया और उनकी मांगों को स्वीकार भी नहीं किया। इससे मजदूरों, रेल कर्मचारियों में, आम आदमियों में, व्यापारियों में सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा हो गया। न्यायपालिका का संघर्ष, सरकार के मौलिक अधिकारों में कटौती, संपत्ति के अधिकार में काट-छांट और नीति सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर अधिक शक्ति देना, इन प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। सरकार ने J.S. शेल्ट, केस हेगड़े, A.N. ग्रोवर की वरिष्ठता की अनदेखी करके A.N. रे को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। सरकार ने इन कार्यों से प्रतिबद्ध न्यायपालिका और नौकरशाही की बातें होने लगी। आपातकाल की घोषणा, 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया और 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगन आदेश सुनाते हुए अपील का निर्णय आना था। इंदिरा गांधी को सांसद बनाने का, परंतु मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं ले सकती थी। 25 जून 1975 को JP के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किया गया। इन्होंने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग भी की। JP ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से आग्रह किया वे सरकार के अनैतिक और असंवैधानिक आदेशों की पालना भी न करें। पच्चीस जून 1975 की मध्य रात्रि में प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 352 यानी आंतरिक गड़बड़ी होने के तहत राष्ट्रपति से आपातकाल लागू करने की सिफारिश कर दी। आपातकाल के परिणाम, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया, प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक और जमात इस्लाम पर प्रतिबंध लगा दिया गया, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल पर रोक हो गई, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निष्प्रभावी कर दिया। सरकार निवारक नज़रबंदी कानून के द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन अखबारों को जिन समाचारों छापने रोकते वो उनके जगह खाली छोड़ देते। मतलब अखबारों को कह दिया गया कि अपने अखबार में सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर उनके पास न्यूज़ है तो उस न्यूज़ को छापने के बजाय अखबार में उतनी जगह खाली छोड़ देंगे। सेमिनार और मेन स्ट्रीम से पत्रिकाओं ने प्रकाशन बंद कर दिया। कन्नड़ लेखक शिव राम कारंत, हिंदी राइटर फणीसुरनाथ नेहरू ने आपातकाल के विरोध में अपनी उपाधियां भी सरकार को वापस लौटा दी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में छूट नहीं देने और विधायिका कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल करने का प्रस्ताव भी दिया गया था। आपातकाल पर विवाद,
अब कुछ लोग आपातकाल के पक्ष में, कुछ विपक्ष में बोलते हैं। तो जो पक्ष में वो क्या बोलते हैं, बार बार धरना लगाने से, प्रदर्शन करने से, सामूहिक कार्यवाही से लोकतंत्र खराब होता है। विरोधी द्वारा गैर संसद राजनीति का सहारा लिया जाता है। सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रम में अड़चन आती है। भारत की एकता के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश होती है। इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लागू करने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इसको समर्थन दिया था विपक्ष में। लोकतंत्र में जनता को सरकार का विरोध करने का अधिकार होता है। विरोध आंदोलन अधिकतर अहिंसक और शांतिपूर्ण होना चाहिए। गृह मंत्रालय ने उस समय कानून व्यवस्था की चिंता जाहिर की थी। संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग निजी स्वार्थ हेतु किया गया था। क्या आपातकाल आवश्यकता? संविधान में बड़े साधन कहा गया है। आंदोलन गड़बड़ी कर आपातकाल लगाया गया था। क्या ये कारण काफ़ी है आपातकाल लगाने के लिए? सरकार मानती है कि भारत में लोकतंत्र है, इसके अनुकूल विपक्ष चाहिए। विपक्षी पार्टी चाहिए कि वह सुनी हुई सरकार को अपनी नीतियों के अनुसार सरकार चलाने दे। सरकार के अनुसार बार बार धरना लगाने से, प्रदर्शन से, सामूहिक कार्यवाही लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे में प्रशासन का ध्यान विकास की ओर नहीं होता है। विकास के कामों में ध्यान भटकता है, विकास रुक जाते हैं। इंदिरा गांधी ने सहाय आयोग को चिट्ठी में लिखा कि विनाशकारी ताकतें सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में अड़ंगा लगा रही है और मुझे गैर संवैधानिक साधनों के बुत्ते सत्ता से निकालने का प्रयास भी कर रही है। आपातकाल के दौरान सीपीआई पार्टी ने इंदिरा का साथ दिया, लेकिन बाद में महसूस किया कि सीपीआई पार्टी बाद महसूस किया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपातकाल के दौरान किए कार्यक्रम 20 सूत्रीय कार्यक्रम में भूमि सुधार हुआ, भूमि पुनर्वितरण हुआ, खेती हर मजदूरों के परिश्रमिक पर पुनर्विचार हुआ, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी हुई, बंद हुआ, मजदूर को एंड किया गया इत्यादि भलाई वाले कार्य भी आपातकाल दौरान हुए थे। विरोधियों को निवारक नजर बड़ी कानून के तहत बंदी क्या बनाया गया था। मौखिक आदेश से अखबार के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को हटाने और जबरन नसबंदी का काम भी किया गया था। आपातकाल का सबक। आपात के दौरान भारतीय लोकतंत्र की ताकतें और कमजोरियां सामने आई थी, लेकिन जल्द ही कामकाज लोकतंत्र पर लौट आया था। इस प्रकार भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन। आपातकाल के एंड होने के बाद अदालत ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाई और इन अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत सारे संगठन भी बनाए गए। संविधान के आपातकाल प्रावधान में आंतरिक अशांति संबंध के स्थान पर सशस्त्र विरोध को जोड़ा गया। इसके साथ ही आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित रूप में देगा। आपातकाल में शासक दल ने पुलिस और प्रशासन को अपना राजनीतिक औजार बनाया और अभी संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाती थी। आपातकाल के बाद जनवरी 1977 में विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी का निर्माण किया और कांग्रेस नेता बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का निर्माण भी किया, जो बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गई। जनता पार्टी ने आपातकाल के जातियों के मुद्दों को चुनाव का मुद्दा बनाया और उस पर जनमत संग्रह करने का आह्वान भी किया। 1977 का चुनाव, इस चुनाव में कांग्रेस को तो 155 सीट मिली थी और जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों को 330 सीटें मिली थी। आपातकाल प्रभाव उत्तर भारत में अधिक होने के कारण 1977 चुनाव में कांग्रेस को उत्तर भारत में ना के बराबर सीटें मिली थी। जनता पार्टी की सरकार। जनता पार्टी सरकार में मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। चरण सिंह और जगजीवन राम को उप प्रधानमंत्री बनाए, मतलब पहली बार भारतीय इतिहास में दो उप प्रधानमंत्री बने थे। जनता पार्टी के पास किसी दिशा, नेतृत्व, एक साझे कार्यक्रम का अभाव होने के कारण यह सरकार जल्दी गिर गई। 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 353 सीटें हासिल करके विरोधियों को करारी शिकस्त दी। जनता पार्टी के कार्य। सहाय आयोग। आपातकाल जांच के लिए जनता पार्टी सरकार द्वारा मई 1977 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश JC सहाय की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बनाने का आदेश भी दिया था। सहाय आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें क्या लिखा? आपातकाल घोषणा का निर्णय केवल प्रधानमंत्री का था। समाचार पत्रों के ऑफिस की बिजली बंद करना अनुचित कार्य था। प्रधानमंत्री के ऑर्डर पर ही बहुत सारे विपक्षी पार्टी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जो कि गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया था। MISA का दुरुपयोग किया गया था।
कुछ लोगों ने आधिकारिक पद पर न होते हुए भी सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप किया था। नागरिक स्वतंत्रता संगठनों का उदय। नागरिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोगों का एक संघ का उदय अक्टूबर 1976 में हुआ। इन संगठनों ने केवल आपातकाल बल्कि सामान्य कंडीशन में भी लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहने का कहा था। 1980 में नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोगों के संघ का नाम बदलकर नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए लोगों का संघ रखा गया। गरीबी, लोकतंत्रीकरण और सामाजिक चिंताओं के संदर्भ में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संगठन CLOS ने अनेक क्षेत्रों में संगठित होकर कार्य करना आरंभ कर दिया। इस तरह विद्यार्थी अपना लेसन कंप्लीट हो चुका है। तो आपने वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।